हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और आर्टिकल नंबर 32 जो कि लास्ट आर्टिकल है यहाँ पे फंडामेंटल राइट का, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, अगर ये आर्टिकल नहीं होगा तो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स का कोई सेंस नहीं बनेगा, कभी आप उनकी रेमेडीज नहीं मिल पाएंगी आपको। देखिए, चाइना में क्या है कि राइट्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है पर वो रेमेडियल इन कैरेक्टर नहीं है। तो आर्टिकल 32 जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स का हार्ट एंड सोल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हम लोग इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे टर्म है छोटे छोटे जिनकी आप लोग मीनिंग क्लियर रखिएगा और मैं विद एग्जांपल्स आपको एक एक जो रिट्स वगैरह है सब समझाऊंगा कि कैसे काम करती हैं और क्या पर्पस है उन रिट्स का। ठीक है, तो आर्टिकल 32 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 32। देखिए, बुद्धा कहते हैं कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। देखिए, थॉट्स जो हमारे होते हैं वो हम लोग एक्शंस में लाते हैं अपने, और जो एक्शन होते हैं हम लोग उन्हीं को अपने कैरेक्टर में ढालते हैं। तो माइंड एक बहुत ही पावरफुल एस्पेक्ट है ह्यूमन बॉडी का, और इसलिए हमें उन थॉट्स को, अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिविटी से नर्चर करते रहना चाहिए। और जो सीड्स है ना, उनको हमेशा सही डायरेक्शन में ही आगे बढ़ाना चाहिए अपने माइंड को, तो वो हमेशा हमको लॉन्ग टर्म में बेटर रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 32। देखिए, आर्टिकल नंबर 32 जो है ना, वो रेमेडियल इन कैरेक्टर है। अगर फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो इंडिविजुअल के पास क्या ऑप्शन होगा अगर उसकी रेमेडीज ना हो, अगर वो एनफोर्सिएबल फंडामेंटल जो राइट है ना वो आर नॉट एनफोर्सिएबल विदाउट अ रेमेडी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिटीजन्स है चाइना में, वो लिस्ट तो उनके पास बहुत ही लंबी है फंडामेंटल राइट्स की एंजॉय करने की, बट कोई राइट नहीं है रेमेडी का। ठीक है, कि कैसे वो उनकी रेमेडी होगी अगर उनका कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है। तो जो आर्टिकल 32 है फंडामेंटल राइट, वो सभी से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये रेमेडियल इन कैरेक्टर है। तो जो आर्टिकल 31 क्लॉज 1 क्या कहता है, कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ऑन ऑल इंडिविजुअल्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट by appropriate proceedings for the enforcement of fundamental right if they are found violated। जो आर्टिकल 31 क्लॉज 1 है वो कन्फर करता है फंडामेंटल राइट सभी इंडिविजुअल्स पे कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग से अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए अगर वो वायलेट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, राइट तो कभी रियल राइट होगा ही नहीं अगर उसकी कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, अगर वो वायलेट हो गया और उसकी रेमेडी नहीं है तो वो कोई राइट है ही नहीं। और राइट जो विदाउट रेमेडी है इज नथिंग बट अ वर्थलेस डिक्लेरेशन। याद रखिएगा, अ राइट विदाउट रेमेडी इज नथिंग बट अ वर्थलेस डिक्लेरेशन। और जो राइट है इन द रियल सेंस वो तभी आप लोग फील कर सकते हैं जब आपको कोर्ट से रेमेडी हमेशा टाइमली मिले और आपका अगर वायलेशन होता है। तो जो गारंटीड रेमेडी है अंडर आर्टिकल 31 क्लॉज 1, ये टीथ प्रोवाइड करता है टू ऑल अदर्स फंडामेंटल राइट टू बाइट। इसीलिए बोलते हैं कि जो आर्टिकल 32 जो है इन इटसेल्फ हैज बीन मेड अ फंडामेंटल राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। देखिए, आर्टिकल 32 बेसिकली 3 इश्यूज एड्रेस करता है। ये मैंने आपको 32 क्लॉज 1 ये बता ही दिया। अब देखिए, जो आर्टिकल ये सेकंड वाला जो पॉइंट है, ये कहता है कि इट एनफोर्सेस अ ड्यूटी ऑन सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट ऑन सच वायलेशन, एक्ट करे उस वायलेशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, नॉट हाई कोर्ट, एज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एनफोर्स एनी ड्यूटी ऑन हाई कोर्ट। आप लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट का। और तीसरा पॉइंट कहता है कि ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। अभी हम लोग रिट्स सारी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बताता हूं। देखिए क्या है कि जो आर्टिकल 32 क्लॉज 2 है, ये कंफर करता है बेसिकली रिट ज्यूरिसडिक्शन
ऑन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो इशू करे। और वो रिट्स क्या क्या होती हैं, देखिए पहली रिट होती है हेबियस कॉर्पस, अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी केवल टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं कि क्या क्या होती है। फिर दूसरी रिट होती है मैंडेमस, तीसरी रिट है प्रोहिबिशन, चौथी रिट है सर्टियोरी, और पांचवी रिट है क्वो वारंटो। ये जो रिट ज्यूरिडिक्शन है ना, ये सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है जो सुप्रीम कोर्ट एंजॉय करता है, और इसी से सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिलती है एक्सरसाइज करने की, जुडिशियल रिव्यू की, ध्यान रखिएगा, इसी से सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है एक्सरसाइज करने की, जुडिशियल रिव्यू की। ऑन किस पे ये जुडिशियल रिव्यू एक्ट होता है? ऑन एक्ट्स डन बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। और क्या करता है, इसमें से क्या पावर निकलती है? ये अप्लाई करता है पीआईएल ज्यूरिसडिक्शन जहां पे जरूरत होती है, ठीक है। और क्या करता है? और जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म कब होता है? जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फेल हो जाते हैं अपनी परफॉर्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो उनको असाइन की है, वहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर होता है फंडामेंटल राइट का, हाई कोर्ट प्रोटेक्टर नहीं है फंडामेंटल राइट का, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर जी, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से ना जानेंगे। ये बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे कि जो आर्टिकल 32 है, ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट है, यही हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर ये नहीं होगा तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो नलीफाई हो जाएगा। तो आर्टिकल 32 है जो अवेलेबल है ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, नॉट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, नॉट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ अदर लीगल राइट्स। लीगल राइट्स मैंने आपको शुरू में बताया था, आर्टिकल 14 में जितने तरीके के राइट्स होते हैं वहां पे आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई एग्रीव्ड सिटीजन है और वो अप्रोच कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को इन द फर्स्ट इंस्टेंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि अगर कोई एग्रीव्ड इंडिविजुअल है वो अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और जो अवेलेबिलिटी है ऑफ अल्टरनेट रेमेडी in some other court is no prohibition for an individual to seek relief directly from Supreme Court under Article 32, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी और थोड़ा सा जानते हैं रिट्स वगैरह का डेफिनेशन जानते हैं बेसिकली होता क्या, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक चीज, ये सारी अभी पांचों चीज देखेंगे। और देखिए मैंने आपको बता दिया कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो आती है आर्टिकल 32 क्लॉज 2 से, और जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो भी आती है आर्टिकल 32 से, और जो पीआईएल ज्यूरिसडिक्शन है ना वो आता है फ्रॉम रिट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। और फंडामेंटल जो है ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट है, यही मैंने आपको बता दिया। देखिए रिट होता क्या है, बहुत से लोग रिट रिट बोलते रहते हैं पर उनको बेसिकली मतलब नहीं पता कि रिट का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि रिट का मतलब होता क्या है, ठीक है। रिट ज्यूरिसडिक्शन बताऊंगा और फिर रिट पेटिशन बताऊंगा, फिर उसके बाद एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। देखिए रिट एक तरीके का प्रेरोगेटिव होता है, एक स्पेशल राइट होता है। पहले ये जो रिट होता था ना, ये एंजॉय किया जाता था किंग लोगों के द्वारा, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो किंग और कोर्ट दोनों इसको एंजॉय करने लगे। और इंडिया में ये जो पावर है ना रिट की, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको एंजॉय करते हैं। तो बेसिकली जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ये ओरिजिनेट हुआ था अंडर इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लिख लीजिएगा इसको, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये जो मैं अलग अलग से थोड़ा बता रहा हूँ। और ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पावर है दैट वाज ओरिजिनली एंजॉयड बाय सोवरेन। अब एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट ये एंजॉय किया जाता है बाय हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और ये जो ज्यूरिसडिक्शन है ना, ये एनेबल करता है कोर्ट को टू एंटरटेन पेटिशन फाइल्ड बाय इंडिविजुअल एंड प्रोटेक्ट द राइट्स अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन है ये अप्लाई किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा इन जनरल अगेंस्ट द स्टेट। तो ये हो गया रिट ज्यूरिसडिक्शन। देखिए नाम से पता चल रहा है ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग रिट पेटिशन की। देखिए रिट पेटिशन एक स्पेशल काइंड ऑफ पेटिशन होता है जो फाइल किया जा सकता है इन जनरल बाय एन इंडिविजुअल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। और जो फाइलिंग होती है ना रिट पेटिशन की,
वो सब्जेक्ट टू होती है प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी विद सर्टेन एक्सेप्शंस। अब देखिए लोकस स्टैंडी आप टर्म बहुत सुनते होंगे, तो लोकस स्टैंडी का भी मतलब होता क्या है, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। लोकस स्टैंडी का मतलब होता क्या है। जैसे इसका मतलब होता है कि तुम किस कैपेसिटी से कोर्ट में के सामने अपियर कर रहे हो, तुम किस कैपेसिटी में कोर्ट के सामने अपियर कर रहे हो। मतलब एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए आप हैं, आप ए है एक बंदा, ठीक है, और दूसरा बंदा बी है, ठीक है। अब मान लीजिए जो ए है इसकी प्रॉपर्टी हड़प ली गई है, और हम बी बंदा जो जाकर के कोर्ट में जाके केस लड़ रहा है, तो कोर्ट बी से बोलेगा कि आप किस कैपेसिटी से केस लड़ रहे हो, आपका फंडामेंटल राइट को क्या वायलेट हुआ है, तो ए को ही जाना पड़ेगा। तो लोकस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी ये होता है कि बी से बोलेगा सुप्रीम कोर्ट कि आप किस कैपेसिटी में यहाँ पर आए हो और क्यों लड़ रहे हो। जबकि पीआईएल के केस में ये जो होता है ना लोकस स्टैंडी, ये और वाइडर हो जाता है क्योंकि वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, तो कोई भी जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तो बता ही दिया, ठीक है, लोकस स्टैंडी मैंने क्लियर कर दिया। एग्जांपल से समझिएगा, देखिए एग्जांपल जो होता है अगर वो समझ में आ जाएगा तो अब अंदर फील आ जाता है कि हाँ भाई ऐसा ही है कुछ। तो लोकस स्टैंडी का मतलब होता है व्हाट इज योर जस्टिफिकेशन टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जो रिट है वो इशूड बाय कोर्ट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल। देखिए मैंने आपको बता ही दिया, ये आप देख लीजिएगा रिट, ठीक है। रिट पिटीशन भी बता दिया है और ये रिट ज्यूरिसडिक्शन भी बता दिया है मैंने पूरा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए बात करते हैं पहली रिट की, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखिए हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और ये फाइल किया जा सकता है बाय एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, नॉट नेसेसरली एग्रीव्ड, जरूरी नहीं है कि एग्रीव्ड ही हो, ये फाइल किया जा सकता है बाय एनी इंडिविजुअल। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पूछता है एग्जाम में आपसे, ऐसे ही पूछेगा कि हेबियस कॉर्पस जो है वो फाइल किया सकता है बाय एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे ये सही है कि गलत है, ऐसे करके आपको ऑप्शन में डाल सकता है वो। और यहाँ पे लोकस स्टैंडी का मतलब जरूरत नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो होता है वो खुद डिटेंशन में होता है अंदर, तो वो कैसे वहां पहुंच पाएगा, ठीक है। आपने वो दृश्यम मूवी देखी होगी ना, जिसमें अजय देवगन होता है और वो हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करवा करके एक आदमी को छुड़वाता है, एक पुलिस वाला उसको इलीगल डिटेंशन किया होता है। तो ये देखिए मतलब कितना अच्छा एग्जांपल है कि वहां भी हेबियस कॉर्पस था, अगर आपने उसको वहीं समझ लिया होता तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाता। तो इलीगल डिटेंशन होता क्या है, पहले देखिए, जो इलीगल डिटेंशन होता है ना, वो डिटेंशन होता है मेड बाय स्टेट, और जो रॉन्गफुल डिटेंशन होता है वो होता है डिटेंशन मेड बाय एन इंडिविजुअल। जैसे जो फादर है ना, वो डिटेन कर सकता है अपनी डॉटर को, एग्जाम्पल समझिए सिर्फ। और ये हेबियस कॉर्पस आपको सुनने में बहुत फैंसी टर्म लग रहा होगा, तो एग्जाम्पल समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो कोर्ट है ना, वो इशू करता है हेबियस कॉर्पस, फादर को इशू कर देगा, और जो डॉटर है उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, तो इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से मिल गई होगी कि आखिर हेबियस कॉर्पस का मतलब होता क्या है। देखिए ये तो हो गया इतना, अब मैं और बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए जो ये जो रिट होती है ना, ये इशू ये आप लोग दोनों के अगेंस्ट कर सकते हैं, स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकती है और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। देखिए इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया, इलीगल डिटेंशन है ये करता है स्टेट, यानी कि ये रिट हो गई स्टेट के भी अगेंस्ट। और रॉन्गफुल डिटेंशन, यहाँ पर देखिए फादर अपनी डॉटर को क्या कहते हैं डिटेन करके रख रहा है, यानी कि इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि अगेंस्ट इंडिविजुअल भी हो गई। तो हेबियस कॉर्पस का लिटरली जो मतलब है उसका मतलब है टू हैव द बॉडी। अब टू हैव द बॉडी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू हैव द फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज इलीगली और रॉन्गफुली डिटेन्ड बिफोर द कोर्ट, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू असर्टेन द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, ओके। फिर ये देखिए अगर सारे मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू डिटेंशन ऑफ द पर्सन अगर अवेलेबल कराए जा रहे हैं कोर्ट को, तो कोर्ट डिस्पेंस कर सकता है विद द फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कसाब है, उसको वहां पर ले जाने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे मटेरियल जो होंगे सब चीज को अवेलेबल करा देंगे कोर्ट को, और फिजिकल प्रेजेंस में की उस समय जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोर्ट उस समय बोलेगा कि
फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट नीडेड बिकॉज कसाब को कोर्ट में पेश करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स मेड करने पड़ेंगे और उससे बहुत खर्चा होगा, तो कोर्ट बोलेगा चलो ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर जो मटेरियल सारे डिटेंशन के रिगार्डिंग प्रेजेंट किए गए हैं उसके बेसिस पे कोर्ट चीजों को समझेगा, अगर रॉन्गफुल होगा या इलीगल होगा तो फिर वो ऑर्डर देगा कि उसको रिलीज कर दो, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये आपको बता दिया है, देखिए केस बाय, मैं आपको केस से समझा रहा हूँ एग्जांपल से, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए, आपको चीजें समझ में आए और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। ये भी हो गया। देखिए जो लेजिस्लेटर होता है उसको डिटेन कर सकते हैं अगर वो कंटेम्प्ट करता है हाउस का, जैसे वायलेंस कर रहा है हाउस में, और डिटेंशन जो होता है सेशन के बाद नहीं कर सकते। तो हेबियस कॉर्पस जो है वो बाइंड करता है लेजिस्लेटर को। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि हेबियस कॉर्पस लेजिस्लेटर को बाइंड करता है कि नहीं करता है, तो भैया बिल्कुल करता है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं मैंडेमस का मतलब क्या होता है। देखिए मैंडेमस का मतलब होता है कमांड, ठीक है। तो ये फोर्स करता है पब्लिक ऑफिसर को कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करे, ठीक है। और ये किसके द्वारा फाइल किया जाता है, ये फाइल किया जाता है ओनली बाय एग्रीव्ड पर्सन और फाइल्ड ओनली अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल एंड अथॉरिटी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि क्या प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ मैंडेमस कर सकते हैं, तो नो, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और अथॉरिटी, ओनली अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी। और ये फाइल किया जा सकता है अगर लीगल राइट जो है इंडिविजुअल का वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो रिट है ना, ये डिमांड करती है एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल, और ये अप्लाई नहीं हो सकती किसके अगेंस्ट में, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में और गवर्नर के अगेंस्ट में, तो इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये जो रिट है ये इशू होती है ओनली टू एनफोर्स अ लीगल राइट नॉट अ प्राइवेट राइट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा इसको या तो याद रखिएगा। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है ये है कि कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोहिबिशन क्या होता है। जो प्रोहिबिशन होता है ना, ये जो रिट होती है ये इशू होती है अगेंस्ट जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडी, और ये क्या होता है ना, कैन बी फाइल्ड ओनली बाय एग्रीव्ड, केवल एग्रीव्ड के द्वारा ये फाइल की जा सकती है। देखिए मैंने क्वाजी जुडिशियल भी आपको पहले के लेक्चर्स में समझाया था कि ये बॉडीज होती क्या है। देखिए क्वाजी जुडिशियल जो होता है ये कोर्ट नहीं होती बट एक्सरसाइज करती है जुडिशियल पावर। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, ट्राइब्यूनल। देखिए एग्जांपल्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखिएगा तभी टर्म्स क्लियर होंगे। जैसे ट्राइब्यूनल्स वगैरह होती है ना, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। तो ये कब इशू होती है, ये इशू होती है जब जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडी एक्सरसाइज करती है एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन, मतलब इट प्रोहिबिट्स द लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग्स फर्दर विद द ट्रायल ऑफ द केस। अब देखिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन कैसे एक्सरसाइज हो रहा है। तो मान लीजिए कि अगर जो वैल्यू है किसी प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्यूट की वो ज्यादा है कुछ अमाउंट से, 25 लाख से, ठीक है। अब इसको लगता है कि लोअर कोर्ट नहीं, इसको हाई कोर्ट के अंडर ज्यूरिसडिक्शन में लाना चाहिए और लोअर कोर्ट इसको ट्राई नहीं कर सकती है, तो ये आपका प्रोहिबिशन वाली रिट में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका भी एग्जांपल कैसे काम करती है ये रिट प्रोहिबिशन। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाली रिट देखते हैं, सर्टेनरी रिट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि ये प्रोहिबिशन की ही तरह ही काम करती है, पर ये तब अप्लाई करती है जब लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया होता है। देखिए उसमें तो केस जाता ही नहीं है, अगर उसमें देखते हैं कि ये एक्सेस में है लोअर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, तो वो केस ऊपर कोर्ट में चला जाता है। लेकिन सर्टियरी में क्या होता है, लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया होता है इन एक्सरसाइज ऑफ एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन। तो इसका बेसिकली जो एम होता है ना, इसका ये क्वैश करना डिसीजन होता है, एम होता है क्वैश करना डिसीजन जो कोर्ट ने दिया होता है अपने एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट रेट में चलते हैं, क्वो वारंटो, और इसको भी बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्वो वारंटो जो रेट होती है ना, ये इशू होती है अगेंस्ट पर्सन जो होल्ड करते हैं पब्लिक ऑफिस, टू एंश्योर करने के लिए कि जो पब्लिक ऑफिस है ना वो असर्व्ड नहीं है बाई या नॉन मेरिटोरियस पर्सन, मतलब मेरिटोरियस पर्सन वहां पर है ना, जो एलिजिबल कैंडिडेट है वही बैठा हुआ है ना, और ये कोई भी फाइल कर सकता है। चलिए इसके दो छोटे छोटे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग के डेमोक्रेसी में जो अब तक हुए हैं। देखिए जो एक बार क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट वीवी गिरी थे ना, उन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया था और उन्होंने
कहा इंदिरा गांधी को कि वो एज अ केयर टेकर पीएम काम करें। तो क्या हुआ, एक रिट फाइल की गई क्वो वारंटो अगेंस्ट इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में रिट फाइल की गई कि वो कैसे होल्ड कर रही है ऑफिस जबकि लोकसभा जो है वो डिसॉल्व कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को डिसमिस कर दिया कि नहीं, वो मेरिटोरियस पर्सन है और इस समय जरूरत है तो केयर टेकर पीएम ऐसा काम कर सकती है। फिर इसी तरीके से क्या हुआ, जो जयललिता थी उनको सीएम बना दिया गया 2001 में और रिट क्वो वारंटो फिर से फाइल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्वो वारंटो रिट को एक्सेप्ट कर लिया और उनको रिमूव कर दिया वाया क्वो वारंटो, यानी कि वो एलिजिबल नहीं थी वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए, इसलिए उनको हटा दिया वहां पे। तो इसलिए ये रिट यूज होती है क्वो वारंटो। ठीक है, अब आगे देखिए पीआईएल में क्या होता है, लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं करता है। हेबियस कॉर्पस क्वो वारंटो और हाँ एंड पीआईएल, ठीक है, अगेंस्ट बोथ। देखिए हेबियस कॉर्पस और पीआईएल ये दोनों के अगेंस्ट में होती है, बोथ गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी होती है और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी होती है। उसके बाद देखिए डिफरेंस क्या है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू करती है रिट्स ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ओनली फंडामेंटल राइट्स, केवल फंडामेंटल राइट्स। और जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कर सकती है और अदर लीगल राइट्स के लिए भी कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इशू करती है रिट्स फॉर ओनली एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दूसरा देखिए ये है कि इट हैज टू इशू रिट्स इफ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, ये इसकी ड्यूटी है, कोई डिस्क्रिशन इसमें नहीं दिखा सकती सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर वायलेट हुआ है फंडामेंटल राइट तो ये ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो रिट्स को इशू करे, उसका कोई भी डिस्क्रिशन नहीं चलेगा। जबकि हाई कोर्ट जो है ना अंडर आर्टिकल 226, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स की रिट आती हैं और सुप्रीम कोर्ट की रिट आती है आर्टिकल 32 में, तो एंजॉय करता है डिस्क्रिशन टू इश्यू ऑब्लिक नॉट टू इश्यू रिट। ठीक है, एंजॉय करता है, वो कर भी सकता है इशू और नहीं भी कर सकता है रिट्स को। ठीक है, अगर पेटिशनर हैज ऑलवेज वायलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज, हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर सकता है। फिर देखिए तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सटेंड करता है ऑल ओवर द कंट्री, जबकि इसका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है ना वो कन्फाइन रहता है केवल हाई कोर्ट तक। तो ये आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 32 और 226। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।